नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस सेशन में हम आज देखने वाले हैं कि भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जिस तरीके से हमने मेन न्यूट्रिएंट्स को देखा है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसी तरीके से हमने सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को भी अच्छे से जान लिया है। और उसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी आज हम देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आज फेरस से होने वाली है, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं? संख्या, क्वांटिटी की बात करें तो उतनी ही लगती है या उससे कम लगती है या उसमें भी काम हो जाता है? क्या कुछ रहता है, क्या कुछ नहीं है? ये सब चीजें आज से आपको पता होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले वाली जो शुरुआत है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस शब्द से ही हम करते हैं। इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एक और शब्द दिया गया है, वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब ही आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। कुछ लोग ये शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब क्या? माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि क्या? कम लगने वाले, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में लगने वाले न्यूट्रिएंट्स, उनको कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब फसल में जिन न्यूट्रिएंट की जो आवश्यकता रहती है वो बहुत ही कम मात्रा में रहती है आपके मेन न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की तुलना में, उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आज की शुरुआत हम फेरस से करने वाले हैं। फेरस से क्यों भाई? बोरान क्यों नहीं, जिंक क्यों नहीं? आप फेरस के ऊपर ही क्यों अड़े हुए हो? तो क्योंकि फेरस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी प्रकार की जमीनें देखी है उनमें ज्यादातर इसी का डिफिशियंसी पाया जाता है नाइट्रोजन के बाद। जी हाँ, नाइट्रोजन का भी डिफिशियंसी कैल्करस सॉइल में होता है और उसके बाद आता है ये फेरस का डिफिशियंसी। लोग सिर्फ फेरस दे देकर फिर भी ग्रीन टोन नहीं आता है, तो उसको साथ में नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। तो आज के इस सेशन में हम फेरस के बारे में ए टू जेड जानकारी जानने वाले हैं, ठीक है। तो फेरस किस लिए इंपॉर्टेंट है ये आपको अभी पता भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली वाली बात करते हैं यार फेरस की डेफिशिएंसी से, ठीक है। अब फेरस इंपॉर्टेंट तो बहुत है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आगे हम जानने वाले हैं। लेकिन आपकी फसल में फेरस की अगर कमी हो तो क्या दिक्कत आ सकती है? फेरस अगर अत्यधिक मात्रा में हो तो क्या दिक्कत आ सकती है? इन दोनों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सिंपल वाली चीज है फेरस डेफिशिएंसी। तो फेरस डेफिशिएंसी दिखती कैसी है ये आपको इस इमेज से ध्यान में आ भी रहा होगा। क्या होता है, जो शिराएं, जो वेन्स होती है अपनी पत्तियों के अंदर, तो वो हरी भरी दिख रही है और बाकी का जो भाग है पीला और धुंधला सा सफेद रंग का होने जब लगता है तो समझ लेना कि भाई ये फेरस की डेफिशिएंसी है। यहाँ पे दो रंग मिक्सचर में आप इधर भी देख सकते हो, इधर थोड़ा सा धुंधला सा सफेद रंग आ रहा है और इधर तो कहने ही मतलब इधर तो दिख ही रहा है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो पीला और थोड़ा सा सफेद रंग और शिराए जो जाइलम फ्लोएम है वो अगर हरे रंग की दिखाई दे तो समझ लेना कि भाई ये फेरस की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब फेरस की डेफिशिएंसी ज्यादातर कौन कौन सी जमीनों में पाई जाती है? तो जहां पे कैल्करस सॉइल है, सफेद रंग की मिट्टी है, वहां पे तो 100% फेरस की डेफिशिएंसी पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको पहले से समझ लेना है, ठीक है। तो कोई और जमीन हो सकती है जिसमें फेरस का डिफिशियंसी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कुछ कुछ हेवी सॉइल में जो भारी वाली मिट्टी होती है उनमें कुछ कुछ सफेद रंग के कंकड़ भी पाए जाते हैं, ठीक है। उस वाली जमीनों में भी फेरस की डिफिशियंसी बहुत ही अच्छी तरीके से पाई जाती है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि भाई फेरस इन अल्कलाइन सॉइल, ठीक है। अब एक चीज को पहले तो समझो, फेरस का रंग लाल होता है, ठीक है। लाल रंग का जो मिट्टी आप देखते हो आपके सामने, उसमें क्या होता है? मैक्स टू मैक्स फेरस होता है। जैसे कि सफेद रंग का मिट्टी दिखा तो हम बोलते कि यार इसमें कैल्शियम है, ये तो हमने सीख लिया है, ठीक है। तो उसी तरीके से लाल रंग का मिट्टी आपको जब भी दिखता है तब आप समझ लेना कि भाई ये अपना फेरस वाला मिट्टी है। इस मिट्टी में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? फेरस, ठीक है। तो ऐसी लाल रंग की जो जमीनें होती, अब ये करना क्यों पड़ा भाई फेरस इन अल्कलाइन सॉइल?
फेरस इन एसिडिक सॉइल, ये करना क्यों पड़ा? क्योंकि जो लाल रंग की मिट्टी है आपको तो दिख गई, ठीक है, लेकिन उस लाल रंग की मिट्टी में अब देखो महाराष्ट्र की या फिर कर्नाटक की आप लाल मिट्टी देखोगे तो उसका पीएच भी हाई है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे एक अल्कलाइन नेचर दिखाई देता है उस मिट्टी में, फेरस इन अल्कलाइन सॉइल, ठीक है। अब ये चीज आप समझो रेड सॉइल में। और कुछ छत्तीसगढ़ की तरफ आप जाओगे तो उधर क्या है भाई, उधर एसिडिक रेड सॉइल है, ठीक है। तो मतलब उस जमीन में फेरस तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वो एसिडिक पीएच वाला है वो जमीन, ठीक है। तो दोनों में मैनेजमेंट एक समान चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, ठीक है। तो फेरस अल्कलाइन सॉइल में कैसे आपको इस्तेमाल करना है और फेरस एसिडिक सॉइल में कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी होगी, ठीक है। और डिटेल में जैसे हमारे सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर हो जाएंगे, हर एक सॉइल के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं लास्ट में, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इसी के ऊपर फोकस कर लेते हैं कि भाई फेरस इन अल्कलाइन सॉइल। अब अल्कलाइन सॉइल मतलब क्या? सिंपल वाली चीज है कि जिस जमीन का पीएच 7 से ऊपर है, मतलब 7 से 14 के बीच में है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन सॉइल कहते हैं। तो इस अल्कलाइन सॉइल के अंदर आपका पीएच कुछ भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 8.5 हो सकता है, या फिर 9 भी हो सकता है, ठीक है। ये जमीन के पीएच के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जमीन के पीएच अगर आपका हाई हो, और ऐसे हाई पीएच वाली जमीन में फेरस कैसे रिएक्ट करता है? ज्यादातर ऐसे हाई पीएच वाली जमीनों में आपको फेरस ज्यादातर दिखता नहीं है, अगर वो लाल रंग की ना हो तो ऐसी जमीनों में आपको ज्यादा से ज्यादा फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। FeSO4 का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अगर वो जमीन लाल रंग की ना हो तो, ठीक है। लाल रंग छोड़कर जितनी भी प्रकार की जमीनें हैं उसमें क्या डालना है हमें? फेरस सल्फेट। क्यों? क्योंकि पीएच हाई और पीएच कम भी करना है, ठीक है, और फेरस की भी पूर्ति करनी है हमें, इसीलिए फेरस सल्फेट। अभी हम बात करेंगे कि भाई लाल रंग की जमीन है और अल्कलाइन नेचर है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर रेड सॉइल है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा हमें? फेरस मिलेगा। फेरस यानी कि किसके कैरेक्टर मिलेंगे? फास्फोरस के कैरेक्टर मिलेंगे। मतलब यहाँ पे साइज ज्यादा होगी, तो ये कौन होगा? अनिल अंबानी का स्टोरी याद करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वजन की कमी होगी, तो हमें क्या प्राप्त करना है? वजन प्राप्त करना है, मतलब मैग्नीशियम देकर हम क्या करेंगे? इस अल्कलाइन सॉइल में क्या करेंगे? लाल रंग की अल्कलाइन सॉइल में हम क्या करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। चारों बाजू से देखना पड़ता है भाई, पीएच भी देखना पड़ता है, मिट्टी का रंग भी देखना पड़ता है, क्या ज्यादा मिलता है, क्या कम मिलता है, और क्या प्राप्त करना है, ये सब चीजें हमारे दिमाग के अंदर आकलन करके ही हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें मैग्नीशियम सल्फेट देना है या फिर फेरस सल्फेट देना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपके कुछ सवाल होंगे अल्कलाइन सॉइल से रिलेटेड जिसमें फेरस इस्तेमाल करना है, हालांकि लास्ट में हम आपको समझाने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी इस फेरस शब्द से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप सवाल लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी फेरस इन एसिडिक सॉइल। अब आपकी जमीन एसिडिक हो या ना हो, ठीक है, अल्कलाइन नेचर तो बहुत सारी जमीनों का होता है। अब यहाँ पे कुछ किसानों की जमीनों के अंदर एसिडिक नेचर है या नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें अगर ध्यान पूर्वक अगर वो समझ लेंगे तो उनको भविष्य में इसकी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी, ठीक है। अब एसिडिक मतलब क्या? 7 से नीचे पीएच है, ठीक है, 0 से 7 के बीच में कहीं ना कहीं पे पीएच है। जैसे कि 6 भी पकड़ सकते हो, 5.5 भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है, 5.5, ठीक है। इसको 7 के अंदर वाले पीएच को क्या कहेंगे हम? एसिडिक सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रकार की सॉइल होती है, एक रेड कलर की एसिडिक सॉइल होती है, ठीक है, और बाकी की जो कौन से भी कलर की हो लेकिन वो एसिडिक सॉइल, ठीक है, कौन से भी कलर की एसिडिक सॉइल। अब यहाँ पे फिर से वही चीज हम देखेंगे भाई, फेरस जो है वो कौन से कलर के जमीन के अंदर है? लाल रंग के जमीन के अंदर पर्याप्त मात्रा में, ठीक है।
और वो एसिडिक भी सॉइल है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आपको वही फॉस्फोरस जो है वो पर्याप्त मात्रा में इस जमीन में फॉस्फोरस के कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, मतलब साइज वगैरह तो आराम से मिलती है। यहाँ पे भी वजन का दिक्कत आएगा और यहाँ पे भी वजन का दिक्कत आएगा, ठीक है। तो दोनों जमीनों में हमें वजन भी प्राप्त करना है और एसिडिक के साथ साथ हमें हल्का सा पीएच भी बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, मैं बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डीएपी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डीएपी, एसएसपी, इस तरीके से फॉस्फेट का इस्तेमाल करोगे तो आपकी जमीन का पीएच भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। पीएच भी बढ़ता जाएगा और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन किस जमीन में, जिस जमीन में रेड कलर है और वो एसिडिक सॉइल है। अब हम बात करेंगे कि भाई जो जमीन लाल रंग की भी नहीं है और उसमें एसिडिक नेचर है, तो उसके लिए उस जमीन में हमें फेरस के भी गुण चाहिए। तो कौन सा वाला फेरस इस्तेमाल करना अच्छा होगा? तो आप दो प्रकार के फेरस इस्तेमाल कर सकते हो इसी जमीनों में। आप चाहो तो FeSO4 का इस्तेमाल करने जाओगे तो ये पीएच और कम होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अल्टरनेट के तौर पर आप चूना का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर से FeSO4, फिर से चूना, ऐसा अल्टरनेट चलाते रहोगे तो आपका फेरस का भी काम होगा सस्ते में और आपका पीएच भी बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। अभी आप कहोगे कि सर जी हमें ये इस्तेमाल ही नहीं करना है या फिर हमारे एरिया में नहीं मिल रहा है, हमारी सॉइल एसिडिक है, फिर इसकी भी पूर्ति करनी है, आप सुझाव दें। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा महंगा जाएगा, लेकिन आप चिलेटेड फेरस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधा किलो भी दिया 1 एकड़ के हिसाब से और बीच में चुना, फिर आधा किलो फेरस बीच में चुना, ऐसा भी किया। आप चिलेटेड फेरस का किसी भी अन्य एनपीके के साथ मतलब कॉम्बिनेशन कर सकते हो। चिलेटेड किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं अगर ओरिजिनल हुआ तो इसीलिए चिलेटेड फेरस सॉइल एप्लीकेशन में, अभी हम सॉइल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि सब सॉइल का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चिलेटेड फेरस है, ये आप उदाहरण के लिए हमने एक कॉम्बिनेशन बना लिया, जैसे कि 13 40 13 लिया है 5 किलो, ठीक है। प्लस इसमें नीचे से हमने ह्यूमिक एसिड देना है, ठीक है। प्लस हम इसमें क्या कर रहे हैं, चिलेटेड फेरस भी दे रहे हैं। तो ये फायदा होता है चिलेटेड का, लेकिन चिलेटेड थोड़ा सा महंगा जाता है, ठीक है। तो एसिडिक सॉइल में पूरा का पूरा मैनेजमेंट कैसे करना है हर प्रकार की जमीन में, वो आगे एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपकी फेरस से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे एसिडिक सॉइल के अंदर, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ चीजें आगे आने ही वाले, ओके। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब आपका फुल कंसंट्रेशन इधर चाहिए। तो अभी बात क्या हुआ कि अभी हम फेरस फ्रेंडशिप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब ध्यान इधर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, इसमें अगर हाइट बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं, और चौड़ाई बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, फास्फोरस को बढ़ाते हैं। ये सूत्र आपने तो देख लिया, ठीक है। ये दोनों अपने दूसरे के दुश्मन है, मतलब एक क्रॉस में काम करते हैं। नाइट्रोजन हाइपर हो गया तो फास्फोरस के रिजल्ट कम मिलते हैं, फास्फोरस हाई हो गया तो नाइट्रोजन के रिजल्ट कम होते हैं। तो हमें बैलेंसिंग चाहिए, दोनों पक्ष हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहते हैं। तो हमने उदाहरण के लिए बोला था कि यार एन मतलब बीजेपी कह लो, ठीक है, पी मतलब आप राहुल गांधी कह लो, ठीक है। तो ये जैसे दो विपक्ष है, मतलब अलग अलग पक्ष है, ठीक है, इन दोनों के अलग अलग रणनीति, माइंडसेट वगैरह सब अलग अलग चीज है, ठीक है। काम करने का तरीका भी अलग अलग है। तो उसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फेरस है ये किस में आता है, मतलब किस पक्ष में आता है, तो ये आता है फास्फोरस के पक्ष में। मतलब आपने अपनी फसल को फेरस भी दिया तो इनडायरेक्टली वो काम किसके करेगा,
फास्फोरस के। अब फास्फोरस के कार्य क्या है आपने तो अभी देख लिया, चौड़ाई बढ़ाना या जड़ों का विकास करना। नाइट्रोजन के कार्य क्या है, लंबाई बढ़ाना और शूट का विकास करना। ठीक है, ये नाइट्रोजन ऊपर की तरफ, फास्फोरस नीचे की तरफ चलाने का काम करता है। तो इसे एक बैलेंसिंग भी आप न्यूट्रिएंट के द्वारा कर सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात हम यहाँ पे क्या देखने वाले थे कि भाई फेरस की दोस्ती किसके साथ है। ठीक है, अब फेरस की दोस्ती फास्फोरस के साथ है, तो फेरस की दुश्मनी किसके साथ होगी, नाइट्रोजन के साथ। तो फिर भी हम अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट देते हैं, तो उससे क्या होता है, तो उससे क्या होता है, ये जो रेशो है ये बैलेंस होता है। ठीक है, ज्यादा हाइपर फास्फोरस भी नहीं होता और ज्यादा हाइपर नाइट्रोजन भी नहीं होता, जो कि दोनों अगर बैलेंस में रहे तो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये बात हमेशा याद रखो कि भाई फेरस की दोस्ती किससे है, फास्फोरस से। तो इसीलिए हमने आपको बोला था कि भाई आप जब भी देखो क्या हो रहा है मार्केट में, इतने प्रकार के फास्फोरस से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं, चाहे वो स्प्रेइंग एप्लीकेशन के लिए हो चाहे वो सॉइल एप्लीकेशन के लिए हो, उसमें डुप्लीकेट भी उतना ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो महंगे भी है। अब 2-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट है उदाहरण के लिए, तो इसका अगर डुप्लीकेट बनाया जाए तो कमीशन भी अच्छा मिलता है। ठीक है, इसलिए इसके दोस्त समझने की भी हमें ज्यादा जरूरत पड़ी, किसके, फास्फोरस के। तो फास्फोरस का दोस्त मतलब फेरस भी आता है। ठीक है ना, तो फेरस मिल गया, जैसे कि उदाहरण के लिए हमने मैग्नीशियम दिया तो पोटाश का भी कार्य हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपने फास्फोरस की जगह पे आपने फेरस भी दे दिया तो फास्फोरस के ही कार्य होने वाले, साइज वगैरह मोटाई बढ़ाना, वही वाला चीज। लेकिन एडिशनल में इसमें क्या होता है, जो ग्रीन टोन है वो बहुत ही ज्यादा मिलता है। आप जब भी अपनी फसल को फास्फोरस दोगे तो फास्फोरस से कभी भी ग्रीन टोन नहीं बढ़ेगा, हरियाली नहीं बढ़ेगी। लेकिन फेरस सल्फेट दोगे तो हरा भरापन बढ़ेगा, आपका साइज भी बढ़ेगा, और दोनों तरीके से ये बहुत ही अच्छा काम करता है। हम फेरस के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि भाई कैल्करस सॉइल में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे अब जमीनों का पीएच बढ़ रहा है वैसे वैसे इस तत्व की जो डेफिशिएंसी है वो ज्यादा से ज्यादा हमारी जमीनों के अंदर दिख रही है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भाई फेरस किससे दोस्ती रखता है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हो। अभी हम बात करेंगे कि फेरस के कौन कौन से फॉर्मुलेशन आते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले वाला फॉर्मुलेशन आता है चिलेटेड फेरस। ठीक है, इसके बारे में आपको भी बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, फेरस को आयरन भी कहा जाता है और फेरस भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन एग्रीकल्चर में ज्यादातर फेरस वर्ड ही ज्यादा पॉपुलर है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा वाला कौन सा वाला फॉर्मुलेशन आता है, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये दो फॉर्मुलेशन ही ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब फेरस ऑक्साइड नहीं आता है क्या, फेरस नाइट्रेट नहीं आता है क्या, तो उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। अगर ये आपके मन में सवाल अभी भी उत्पन्न हो रहा है तो आपको मैं जवाब दे देता हूं कि भाई ये जो दो फॉर्मुलेशन है इसके अतिरिक्त जो भी फॉर्मुलेशन आएंगे वो क्या होंगे, कॉस्टली होंगे। ठीक है, इसीलिए वो ज्यादातर पॉपुलर नहीं है, और हमारे एरिया में भी ज्यादातर ऐसे फॉर्मुलेशन मिलते नहीं है। हमारे एरिया में भी ज्यादातर फेरस सल्फेट मिलता है या फिर चिलेटेड फेरस। ठीक है, तो ये जो फेरस है ये दो फॉर्मुलेशन आते हैं। ठीक है, चिलेटेड फेरस और फेरस सल्फेट। ठीक है, अब इसके डुप्लीकेट के बारे में अगर बात करने जाए तो सिंपल है। अभी जो फेरस सल्फेट है वो किससे रिएक्शन करता है, फास्फोरस से रिएक्शन करता है। ठीक है, चिलेटेड फेरस किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन एक कंपनी ने क्या किया, वही वाला चीज जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर ऊपर लिखा चिलेटेड फेरस और अंदर क्या डाल दिया, फेरस सल्फेट। तो यही चिलेटेड फेरस कॉम्बिनेशन में 1340 13 के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि भाई आपका कॉम्बिनेशन ही गलत है, कॉम्बिनेशन वगैरह कोई गलत नहीं था, ये होने के कारण वो रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से
जो डुप्लीकेट मिलता है मार्केट में, वो डुप्लीकेट बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा जा सकता है। ऐसी कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि नाइट्रेट फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करता है, फॉस्फेट सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब आपकी थ्योरी एकदम कंफर्म हो, आपको पूरा नॉलेज हो कि भाई इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई चिलेटेड फेरस, किसी के चिलेटेड हो, कोई भी फेरस, जिंक, मैग्नीशियम कुछ भी हो, वो रिएक्शन ही नहीं करता। ये जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज्यादा होगा, उतना ही आपको जो थ्योरी है वो अच्छे से समझ में आएगी, आप डुप्लीकेट मार्केट में अच्छे से पहचान पाओगे। एक उदाहरण था। ऐसा आपका नॉलेज के ऊपर आपका ज्यादा से ज्यादा विश्वास होना चाहिए, कंफर्मेशन होना चाहिए, तभी ये विश्वास प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मुलेशन आते हैं चिलेटेड फेरस और फेरस सल्फेट, इनको इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब पहले बात करते हैं हम चिलेटेड फेरस की। तो चिलेटेड फेरस वही वाली बात है, अब रिएक्शन नहीं करते तो मैं क्या क्या करता था कि हर एक कॉम्बिनेशन में लगभग इस्तेमाल करने की कोशिश करता था कंपेटेबिलिटी देखकर, ठीक है। तो चिलेटेड फेरस के स्प्रेइंग से क्या होता था? हरियालीपन बढ़ जाता था, फास्फोरस के भी गुण मिल जाते थे। तो फास्फोरस के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन बनता था, जैसे सोनाइट का, सोनाइट के अंदर मैग्नीशियम और पोटाश का दोनों को कॉम्बिनेशन बनने के बाद पोटाश के रिजल्ट बूम मिलते हैं, उसी प्रकार से फास्फोरस 1340 और चिलेटेड फेरस का कॉम्बिनेशन बनाया, 1261 के साथ बनाया, तो वो जो फास्फोरस के रिजल्ट है वो बूम मिलते थे, लोगों को मजा आता था, ठीक है। लेकिन उसके पीछे का ये मोड ऑफ एक्शन था, ये आप अभी भी सुन रहे हो, ठीक है। तो ये जो चिलेटेड फेरस है, ये कॉम्बिनेशन में स्प्रेइंग करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, अभी भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल वाला होना चाहिए। ये इसका एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो चिलेटेड फेरस जमीन से क्यों ना दिया जाए? आप ऊपर से दे रहे तो नीचे से क्यों ना दिया जाए? तो यही वाला बात निकल के आता है कि भाई 12% आता है चिलेटेड फेरस, ठीक है। अब 12% मतलब कितना होता है यार? नीचे से दे देकर कितना दोगे आप? 1000 ग्राम दोगे, ठीक है। 1000 ग्राम में 12% यानी कि कितना ग्राम हुआ? सिर्फ और सिर्फ 120 ग्राम होता है, ठीक है। 120 ग्राम फेरस 1 एकड़ में जाकर कितने दिनों के लिए सर मतलब टिक पाएगा? तो भाई उसका अपटेक बहुत ही तेज गति से होता है। अपटेक होने के बाद 6-7 दिनों के लिए हरियाली दिखती है, और 7 दिन के बाद वो फिर से पीला पड़ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें भी समझनी है कि भाई जो चिलेटेड फेरस है, वो जो क्वांटिटी हमारी फसल के अंदर चाहिए फेरस की, वो चिलेटेड फेरस से जमीन के माध्यम से पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नीचे से ज्यादातर नहीं करते, कुछ मजबूरियों में कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए फेरस भी जरूरी है और फास्फोरस भी जरूरी है, तो यार क्या किया जाए, और दिन भी जरूरी है, समय हाथ से निकलता जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम चिलेटेड फेरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ अभी हम बात करेंगे फेरस सल्फेट की। तो फेरस सल्फेट जो है, अब देखो फेरस सल्फेट का चिलेटेड फेरस से थोड़ा सा उल्टा गणित है। उल्टा गणित इसलिए, फेरस सल्फेट का अगर आप स्प्रे करने जाए तो 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम से लेकर आप 1 किलो तक का भी स्प्रे कर सकते हो, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी स्टिकर नहीं डालना, ठीक है। शाम के वक्त ही स्प्रे करना, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई कीटनाशक नहीं, कोई नीम ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं लेना है। सिंगल स्प्रे करोगे तो ही इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार आएंगे, बहुत ही सस्ते में। 500 ग्राम का कीमत ही कितना होता है, ठीक है। रिजल्ट तो बढ़िया आता है, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट क्या है? ये सल्फेट फॉर्मुलेशन में होने के कारण ये बहुत सारी केमिकल के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए हम इसको कॉम्बिनेशन में गलती से भी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। तो ये जो सल्फेट है, ये रिएक्शन करने की वजह से अब फेरस अच्छा भी हो, लेकिन हम उसका कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन कहाँ पे कर सकते? अगर आपको फेरस सल्फेट का स्प्रे लेना ही है तो इस कंडीशन के साथ आप ले सकते हो, ये चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जमीन के माध्यम से, ठीक है। जमीन के माध्यम से ये सबसे खतरनाक साबित होता है, क्योंकि इसमें जाती है क्वांटिटी। अब 10 किलो की कीमत कितनी होगी? महज 250, 300, 350 के करीब करीब होगी। 10 किलो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब 10 किलो में परसेंटेज में बात करें तो 20% वाला फेरस भी ले लिया आपने, तो 2000 ग्राम आता है वो। कितना? 2000 ग्राम।
अब समझ रहे हो, 120 ग्राम कहाँ पे और 2000 ग्राम कहाँ पे, किसके रिजल्ट ज्यादा आएंगे, लंबे समय के लिए टिकेंगे, तो वो फेरस सल्फेट के ऊपर से सस्ते में बढ़िया वाला। ठीक है, इसीलिए ये जो फेरस सल्फेट का सॉइल एप्लीकेशन है ये मेरा सबसे फेवरेट है। ठीक है, इसमें फायदे और भी ज्यादा होते हैं। क्या फायदे होते हैं, ये फायदे, और नंबर वन तो आपको पता चल गया है, सस्ते में फेरस की क्वांटिटी ज्यादा। ठीक है, दूसरा फायदा ये होगा कि सल्फेट फॉर्मुलेशन होने के कारण पानी का, जमीन का पीएच भी कम होता जाता है। ठीक है, स्लो रिएक्शन होने के लिए कारण लंबे समय तक हरियाली हरियाली या फिर ग्रीन टोन बरकरार रखता है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में आपको ये दो प्रकार के फेरस के फॉर्मुलेशन मिलते हैं। अब फॉर्मुलेशन की अब फॉर्मुलेशन की जो जानकारी है वो यहीं पे समाप्त नहीं हुई, ये तो बेसिक हुआ। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल एडवांस हुआ, लेकिन अभी ये शब्द बार बार आता रहेगा आगे की तरफ। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको ये बेसिक जानकारी जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। थोड़ा डुप्लीकेट पहचानना कैसा, ये भी चीज मैंने आपको बता दिया है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल होंगे प्लीज लिख लेना। अब जानते हैं फेरस के स्टेजेस। स्टेज मतलब क्या भाई, फ्लावरिंग स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज, आपका सेटिंग वाला स्टेज, आपका फ्रूट डेवलपमेंट वाला स्टेज, मैच्योरिटी वाला स्टेज, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है, एक पहला बेसिक से पकड़ते हैं हम, पहला वेजिटेटिव ग्रोथ का स्टेज होता है। ठीक है, फिर फ्लावरिंग वाला स्टेज होता है, फिर साइज डेवलपमेंट का स्टेज होता है, फिर मैच्योरिटी का स्टेज होता है। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ में नाइट्रोजन ज्यादा लगता है, फ्लावरिंग और साइज के अंदर क्या लगता है, फास्फोरस ज्यादा लगता है, और मैच्योरिटी में पोटाश ज्यादा लगता है। ठीक है, अब फेरस किसका दोस्त है, फास्फोरस का दोस्त है। ठीक है, तो फेरस भी किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, इधर फेरस दिया, फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान होगा, ये समझो। ठीक है, इधर भी फेरस दिया तो फायदा होगा क्या नुकसान होगा, नुकसान होगा। एक कंडीशन में इधर फायदा हो सकता है, कौन सी वाली कंडीशन, अगर कैनोपी अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी है, अब नाइट्रोजन का काम खत्म हो चुका है, तो इधर एडवांस में आप फेरस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखें। या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि आपके जमीन में नाइट्रोजन ही बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में, या फिर सीजन वाइज बारिश का मौसम, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, नाइट्रोजन ज्यादा होता है, तो वो उधर आपको फास्फोरस बढ़ाना होता है, फास्फोरस की सत्ता लानी है हमें। ठीक है, नाइट्रोजन को दबाकर, तो उसकी जगह पे मतलब फास्फोरस के साथ साथ आप फेरस का जुगाड़ भी लगा सकते हो। मतलब कैसे, 1261 चल रहा है आपका, यार ये बहुत महंगा हो गया है। ठीक है ना, ये बहुत महंगा हो गया है, तो हर बार वही चलाते रहेंगे, कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसी के साथ साथ अल्टरनेट के तौर पर आप APSO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो 5 दिन के अंतराल से, जिसके बारे में आगे हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता दिया है। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि फेरस का कौन कौन से स्टेजेस में इस्तेमाल करना है और कौन से स्टेजेस में इस्तेमाल नहीं करना है। गलती से भी मैच्योरिटी की स्टेज में अगर आप फेरस का इस्तेमाल करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये बात हमेशा ध्यान में जरूर रखना। आपके जो भी सवाल है आप इससे रिलेटेड लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, हम कुछ गिने चुने माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत विस्तार से चर्चा होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक तो हमने सीख लिए। ठीक है, अब एडवांस में क्या होगा, अब उदाहरण के लिए कोई क्रैकिंग का टॉपिक चल रहा है, बड़ा टॉपिक चल रहा है, तो उसी में बहुत विस्तार से इन सभी चीजों को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कैल्शियम के अंदर भी मैंने बताया था, अब बोरान के अंदर भी कैल्शियम वाला सिनारियो आने वाला है क्रैकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो
थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सब चीजें कवर होने वाली है। कैसे मैनेजमेंट करना है, क्या करना है, वो सभी आपको बातें पता चल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बोरान की। सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज है बोरान, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमारा प्रोडक्शन ही नहीं होता। क्यों भाई? ये रिलेट करता है सीधा फ्लावरिंग से। अगर फ्लावरिंग ही नहीं होगी, फूल ही नहीं होंगे, फल कहाँ से बनेंगे? और फल ही नहीं बने, उत्पादन कहाँ से लेंगे, हम खाएंगे क्या? ठीक है, इसीलिए बोरॉन डायरेक्टली काम करता है आपके फ्लावरिंग के ऊपर। इसके अतिरिक्त भी बोरॉन के कुछ कार्य हैं, वो भी इसी सेशन में अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन बोरॉन का संक्षिप्त परिचय देना था, इसका सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट वाला काम फ्लावरिंग का है, उसी के बारे में हमें जानकारी लेनी है। ठीक है, अब सबसे पहला वाला चीज देख लेते हैं कि भाई बोरॉन की डेफिशिएंसी होती कैसी है। ठीक है, ज्यादातर भारत के अंदर जितना भी प्रकार का जमीन है, ठीक है, उसमें साल भर में 3 किलो का डेफिशिएंसी हो सकता है, बोरान का 3 किलो का डेफिशिएंसी। ठीक है, ये बात समझ लीजिए आप। ठीक है, मतलब 4 महीने में कम से कम 1 किलो बोरान आपके जमीन के अंदर जाना ही चाहिए, अगर आप फ्लावरिंग वाले क्रॉप कर रहे हो तो। कम से कम वाली बात मैंने कहा है, और ये जनरल है। कुछ जमीन में बोरान का डेफिशिएंसी ज्यादा हो सकता है और कुछ जमीन में बोरॉन का डेफिशिएंसी कम भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे हिसाब, उसी के अंदाज से आपको ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमारे एरिया के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो दूसरी वाली बात करते हैं यार, बोरॉन की डेफिशिएंसी दिखती कैसी है। ठीक है, बोरॉन की डेफिशिएंसी अगर पत्ता गोभी और फूल गोभी के ऊपर देखें तो पत्ता गोभी और फूल गोभी अंदर से खोखले बन जाते हैं अगर आपके जमीन में बोरॉन कम है तो। अगर आपने कभी पत्ता गोभी फूल गोभी लगाई है और इस तरीके से सब चीजें आपको दिखाई दी होगी, समझ लेना आपके जमीन में बोरॉन की बहुत ही ज्यादा मात्रा में कमी है। ठीक है, इसी के साथ साथ बोरॉन की डेफिशिएंसी, इस तरीके से पीलापन तो आ ही जाता है, वो तो भाई बहुत सारी डेफिशिएंसी के अंदर दिखता है। ठीक है, जो शूट का आकार है, जो पत्तियों का आकार है, वो एकदम बिगड़ जाता है, जैसे कि कोई वायरस आ गया है। ठीक है, ये एक चीज। और दूसरा एक चीज, इस तरीके से जैसे कि स्कॉर्चिंग आया हुआ है, इस तरीके से आपको पत्ती दिखती है। जैसे कि भाई ये देखो, ये पत्तियां देखो, ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे स्कॉर्चिंग आ गया है। अब स्कॉर्चिंग क्या होता है आगे देखने वाले हैं। स्कॉर्चिंग यानी कि यहाँ का हिस्सा दवाइयों की वजह से डैमेज हो चुका है, ऐसा हमें आभास हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये जब स्कॉर्चिंग आती है ना तो क्या होता है पता है क्या? कुछ पत्तियों में स्कॉर्चिंग नहीं दिखती और कुछ पत्तियों में दिखती है। ठीक है, जहां पे स्प्रिंग का पानी ज्यादा ठहर जाता है उधर स्कॉर्चिंग दिखता है, लेकिन इन पत्तियों के अंदर क्या है, एक मिडल में, मध्य में क्या हो रहा है, आपको ऐसा जला जला हुआ दिख रहा है, तो समझ लेना कि भाई ये ज्यादातर बोरॉन की डेफिशिएंसी है। ज्यादातर बोरॉन की डेफिशिएंसी दिखती नहीं है, लेकिन ये कुछ सिम्टम अगर आपके फसल में दिख रहे हैं तो बोरॉन के ऊपर कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर कार्य नहीं होगा तो फ्लावरिंग कैसे आएगा। ठीक है, और कुछ जगह पे इस तरीके से आप फंस भी सकते हो कि यार पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी निकल रही है, तो कोई हर्बिसाइड का इफेक्ट तो नहीं, कोई वायरस का इफेक्ट तो नहीं, तो हो सकता है वो बोरॉन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी के साथ साथ इसका भी कंफर्मेशन आपको मिल गया तो समझ लेना कि भाई आपकी फसल में बोरॉन का डेफिशिएंसी आ चुका है। ठीक है, तो बोरॉन डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो भी आपके सवाल है आप लिख लो। अभी आप बात करेंगे बोरॉन एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा कैल्शियम के अंदर क्या होता है, कैल्शियम क्या काम करता है, सेल डिवीजन का काम करता है, जिसमें हमने बताया था कि उदाहरण के लिए कोई पत्ती है, पत्ती का ये छोटा सा हिस्सा हमने बड़ा ले लिया, तो इसमें क्या होता है, ये सेल 2 से 4, 4 से 8 बनने के लिए, बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है,
तो उसी प्रकार से बोरॉन भी इस सेल डिवीजन में कार्य करता है। इसीलिए ज्यादातर आप देखते हो कि भाई कैल्शियम जब भी आप देते हो उसी के साथ साथ आप बोरॉन देते हो, क्योंकि इन दोनों का कार्य क्या है, सेम है। अब उदाहरण के लिए आपका आपने सिर्फ कैल्शियम दिया और कैल्शियम से क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और दूसरे बाजू में बोरान आपका पड़ गया कम, ठीक है, बोरॉन कम पड़ गया है, कैल्शियम बढ़ा दिया। तो ये जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है, जिस तरीके से हमने देखा कि भाई गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ठीक है, लेकिन इंजन में ऑयल नहीं होगा तो वो पेट्रोल भी किसी काम का नहीं। उसी प्रकार से कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, लेकिन थोड़ा सा बोरान अगर कम पड़ गया है तो एक्सेस वाला कैल्शियम भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपके जमीन में बोरॉन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन से क्या होता है, जिस तरीके से पत्तियों का आकार बढ़ता है, शाखाएं तैयार होती है, वैसे ही फलों का आकार भी बहुत ही अच्छे से बढ़ता है, ठीक है। इसी के साथ साथ फसल की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी पावर यानी कि फसल की हेल्थ, जो अंदरूनी पावर, ताकत होती है जो रोगों के प्रति लड़ने के लिए, ठीक है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। या फिर जो स्ट्रेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के तनाव होते हैं, उनसे लड़ने की भी ताकत आपके फसल में जो लाने का काम करता है, वो उनमें से एक और चीज बोरॉन भी है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि बोरॉन के बिना फ्लावरिंग संभव ही नहीं है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर जी फूलों की संख्या कम है, फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहता है कि क्या भाई आपने बोरॉन दिया है या नहीं, ठीक है ना। फिर फास्फोरस का पूछेंगे, फिर फेरस का पूछेंगे, ये सीक्वेंस है। तो फ्लावरिंग के लिए, एक अच्छे फ्लावरिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बोरॉन, ठीक है। हम किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेते, हम सीधा पूछते हैं यार बोरॉन दिया नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें किससे रिलेटेड है भाई, ये बदलेगा नहीं, ये लाइफ टाइम ऐसा ही रहने वाला है। बोरॉन के कार्य बोरॉन ही करेगा, कैल्शियम के कार्य कैल्शियम ही करेगा। इनमें कोई राजनीति नहीं होगी, लेकिन राजनीति का सिस्टम इनको समझने के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरीके से बोरॉन फ्लावरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे भी रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप लिख सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, तीन चार न्यूट्रिएंट पढ़ लेंगे और तुरंत, और फिर माइक ऑन करके आपको सब चीजें अच्छे से पूछेंगे और सवाल जवाब होगा, ठीक है ना। क्योंकि अब थोड़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट की इधर जो इंफॉर्मेशन है बेसिक वाली, वो थोड़ी कम कम है, आगे जाकर ये बड़े विस्तार रूप धारण कर लेगी। तो जो प्रॉब्लम आएगा उसी के साथ इसको विस्तार रूप से बताने में मजा आता है, ठीक है। तो अब थोड़ा डिप में जाते हैं, गोता लगाते हैं। बोरिक एसिड का नाम किस किसने सुना है, सभी ने सुना होगा। बचपन में कैरम वगैरह खेला करते थे या नहीं। कैरम खेलने के लिए जो एक चिकनी वाली पाउडर इस्तेमाल किया जाती थी, वो है बोरिक एसिड पाउडर, ठीक है। ये जो बोरिक एसिड पाउडर है, एक और जगह पे इस्तेमाल की जाती है। जो गेहूं होता है, ठीक है ना, तो जो गेहूं होता है, गेहूं को स्टोर करते वक्त, मतलब उसको उसका भंडारण करते वक्त क्या होता है, बहुत सारे कीटकों का उसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो उन कीटकों से बचने के लिए भी इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब कैरम बोर्ड का थोड़ा सा छोड़ दो, वो तो आपको याद करा देने के लिए बोला था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और पहला वाला इस्तेमाल आपके सामने है, ठीक है। गेहूं भंडारण करते वक्त कुछ कीटकों का अटैक होता है, वो कीटक ना लगे भंडारण के वक्त, इसीलिए बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत सालों से किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि हमने इसको ढूंढ निकाला है, बहुत सालों से किया जा रहा है और सक्सेसफुल है। आज तक ये इंसेक्टिसाइड काम कर रहा है। जी हाँ, इंसेक्टिसाइड इसलिए कहा क्योंकि गेहूं को खाने वाले वो क्या होते हैं, वो इंसेक्ट ही होते हैं, और इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। तो बोरिक एसिड पाउडर एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड भी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी इसका क्या फायदा हो सकता है, यार बहुत कुछ फायदा हो सकता है। हमें तो आदत है भाई एक तीर में कई निशाने लगाने की, तो एक तीर में कई निशाने लगते हैं तो फायदा भी उतना ही ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए सिंपल वाली चीज है, आपको क्या करना है, जमीन के माध्यम से सॉइल एप्लीकेशन करना था, ठीक है।
सॉइल एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, बोरॉन देना है 1 किलो, ठीक है। अब बोरॉन 1 किलो की जगह पे अगर आप बोरिक पाउडर अगर 1 किलो देते हो तो क्या फायदा होगा, 2 फायदे होंगे। पहला फायदा क्या है, आपकी फसल में बोरॉन मिल जाएगा बोरॉन की तरह, ठीक है। दूसरा फायदा, ये एसिड होने से आपकी जमीन का पीएच क्या करेगा, कम करेगा। और तीसरा फायदा ये है कि भाई ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, तो कुछ कुछ इंसेक्ट के ऊपर ये जमीन के माध्यम से काम कर सकता है, और भाई ऑर्गेनिक भी है। मतलब जो हम गेहूं खाते उसके अंदर मिलाकर रखते, ठीक है, गेहूं के अंदर, फिर भी उससे आटा बनाकर हम वो रोटी खाते हैं, हमें कुछ नहीं होता, किटको को बहुत कुछ होता है, तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है भाई, इससे बढ़िया वाला कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आप जमीन के माध्यम से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक दूसरा वाला उपाय भी है, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो। जी हाँ, आप बोरिक पाउडर का, बोरिक एसिड का स्प्रे भी कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। हालांकि हमारा ये पॉपुलर स्प्रे था बोरिक एसिड प्लस नुआन के नाम से हम डालते थे पहले, नुआन यानी कि डाइक्लोरवास आता था, ठीक है। अब डाइक्लोरवास बंद हो गया है, ठीक है, अब मार्केट में मिलता नहीं है। अब हम इसकी जगह पे लेने वाले हैं पदान, ठीक है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। तो पदान बोरिक एसिड के स्प्रे से भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या फिर आप ले सकते हो कराटे, ठीक है, लैम्बडा साइलोथ्रिन, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो पदान की जगह पे। बोरिक एसिड प्लस कराटे का भी स्प्रे करते हो, तो इसमें क्या होगा भाई, सिंपल वाला चीज है कि आपको 2 इंसेक्टिसाइड एक साथ होने से पावर बढ़ जाएगा, बोरान का भी एक सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और जेन्युइन है भाई, ठीक है, इसमें मिलावट की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। इस तरीके से बोरिक एसिड काम करता है। आपको यहाँ पे सावधानी क्या रखनी है, अगर आप बोरिक एसिड का स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और अगर आपके पानी का पीएच 7 से नीचे, तो मत करना। 7.5 से ऊपर अगर पानी का पीएच हो तो आप बेझिझक आंख बंद करके इस कॉम्बिनेशन का स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वरना क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, स्कॉर्चिंग आएगा, यार ये दिवेराज बहुत उल्लू बनाता है, ऐसे स्टेटमेंट मत करना, ठीक है। सिंपल वाला चीज है, इसका लॉजिक भी समझा करो, ठीक है। तो हर शब्द में बहुत कुछ राज छुपे हुए होते हैं, कब इस्तेमाल करना है कब इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये कोर्स इसी तरीके से बनाया गया है, कुछ जमीनों में एसिडिक लेवल ज्यादा है, कुछ जमीनों में अल्कलाइन नेचर ज्यादा है, कुछ पानी किसी का पानी एसिडिक है, किसी का पानी अल्कलाइन है, किसी का तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल वालों के लिए तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं भाई, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती। तो हमने देखा कि कैसे हम सॉइल के अंदर और स्प्रे के अंदर बोरिक एसिड का इस्तेमाल एज अ इंसेक्टिसाइड के रूप में, एज अ न्यूट्रिएंट के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे आप लिख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बोरॉन का और शुगर का क्या रिलेशन है। अब शुगर और बोरॉन, क्या बोरॉन शुगर मतलब प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हम एक ऐसी अवस्था पे आते हैं जिसको कहा जाता है मैच्योरिटी, ठीक है। आप जो भी फल खाते हो उसमें क्या होता है, एक टेस्ट होता है, मीठापन होता है, ठीक है, स्वीटनेस होता है। तो ये जो मीठापन है, जब हमारी फसल के ऊपर जो फल रहता है, ठीक है, जब फल रहता है तो उस फल में जो पहले हम कच्चा फल खाए तो वो खट्टा लगता है, जैसे कि आम कह लो, आम जब हम बिना पके खाए तो वो खट्टा लगता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाए, पक जाए, तो वो मीठा लगने लगता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये पकने के बाद इसमें क्या आ जाती है, शुगर, ठीक है। तो इसी शुगर को अभी हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आपने थोड़ा सा मैच्योरिटी स्टेज में बोरान को हाइपर कर लिया, नॉर्मल सा हाइपर कर दिया, ठीक है। नॉर्मल सा हाइपर किया तो वहां पे क्या होगा, जो बोरॉन है
वो बोरॉन आपके फल के अंदर जो शक्कर लाने की जो प्रक्रिया है उसको स्पीड देता है, एकदम से तेजी में लाता है। तो अगर उदाहरण के लिए कुछ स्पीड से शक्कर आ रही थी तो उसका स्पीड 2 गुना हो जाएगा जब आप किसका स्प्रे करोगे, शक्कर। अब ये कुछ चीजें अच्छी भी है बुरी भी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी जितना मीठा फल होगा उतना अच्छी चीज है, आप तो अच्छा चीज बता रहे हो बोरान का, ठीक है। लेकिन क्या होता है कई बार इसी शक्कर की वजह से क्रैकिंग होता है। मैंने बोला क्रैकिंग के ऊपर हम अभी और भी ज्यादा गहराई में आगे भी जानने वाले, ठीक है। लेकिन हमने कुछ बातें तो बहुत डिटेल में तो जान भी ली है, ठीक है। हमने एक क्रैकिंग देखा था जख्म की वजह से, ठीक है। जख्म की वजह से क्रैकिंग होता है, जो कोई पाउडर मिल्ड्यू वगैरह, ठीक है। एक और क्रैकिंग होता है शुगर हाई होने से। अगर बहुत ही ज्यादा मीठापन हो फल के अंदर और टेम्परेचर नीचे झटका दे रहा है, मतलब डे नाइट का टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर है, तो वहां पे क्या आ जाता है, शक्कर की वजह से क्रैकिंग। जितना ज्यादा शुगर उतना ज्यादा क्रैकिंग आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्लाइमेट बन रहा है, ठीक है। ऐसे क्लाइमेट में अगर शक्कर आपके फलों में ज्यादा होगी तो फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान होगा, क्रैकिंग ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये भी सावधानी रखनी है कि यार बोरॉन की वजह से भी थोड़ी शक्कर बढ़ती है। तो ऐसे आपातकाल परिस्थिति में जब क्रैकिंग चल रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में बोरॉन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और दूसरा वाला चीज, आपका व्यापारी कह रहा है कि यार शक्कर नहीं है, तो आप बेझिझक इस बोरॉन का स्प्रे ले सकते हो। बोरॉन से थोड़ा सा चमक वगैरह भी बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाता है। और क्रैकिंग का और शुगर का रिलेशन आपको तो अभी पता ही चल गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आपके कुछ सवाल हो आप लिख सकते हो। अभी हम बात करते हैं प्री ब्लूम स्प्रे के बारे में। अभी ये कौन सा अवस्था होता है यार, सिंपल वाला चीज है। प्री ब्लूम स्प्रे मतलब फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पूर्व वाली अवस्था। अब फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पहले मतलब क्या, वेजिटेटिव ग्रोथ जहां पे खत्म होती है, ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ जहां पे खत्म होती है और फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, इस बीच वाले फेज को क्या कहा जाता है, प्री ब्लूम, ठीक है। प्री ब्लूम स्प्रे, ठीक है। तो सिंपल वाली चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्री ब्लूम स्टेज में अगर आप बोरान का और कैल्शियम का अच्छे से स्प्रे करते हो तो आपका आने वाला जो फूल होता है, ठीक है, वो खिलने से पहले या फिर बनने से पहले बहुत ही अच्छा बनता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो गया। जैसे कि हम टमाटर के अंदर बोलते हैं, ठीक है, टमाटर के अंदर बोलते हैं यार 30 दिन का इसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, इंटरनोड सेट करो फिर बाद में फ्लावरिंग के पीछे लगेंगे। तो 30 दिन के बाद क्या आएगा, इसका प्रीब्लूम स्प्रे आएगा, जिसमें आप, मैं जो बता रहा हूं वो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो। आप ले सकते हो चिलेटेड कैल्शियम, ठीक है, प्लस इसी के साथ साथ हम ले सकते हैं इसमें बोरॉन, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बोरॉन, चिलेटेड कैल्शियम और इसी के साथ साथ हम लेंगे काउ मिल्क। तो ये कितना लेना है, ये 200 ग्राम, ये 200 ग्राम, ये 500 मिली। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनता है प्रीब्लूम स्प्रे के लिए के तौर पर। इससे क्या होगा, आपका फ्लावरिंग भी अच्छा आएगा और जो भी एक आपका फुटाव वगैरह से ही फ्लावरिंग आता है तो वो भी आपको अच्छी तरीके से मिलेगा। हालांकि फुटाव के लिए इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन एक फूल का जो कैरेक्टर्स होता है, पराग नलिका बनना, परागकण अच्छे से बनना, फूलों की पंखुड़ियां अच्छे से बनना, उसका डंठल अच्छे से बनना, उसके लिए सबसे ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो है बोरान, ठीक है। अब